इसमें क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बेटा देखो इसमें लिखा रहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 तथा आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में, अच्छा ये थोड़ा मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, समय है ना, वैसे वो भी क्वेश्चन मजेदार था, चलो उसको बाद में कर लेंगे। देखो जब हम रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय होगा 60 मिनट है, इस अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय का परिकलन कीजिए। ठीक है ना, यहाँ दो कंडीशन दे रखी बेटा। पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए एक रिएक्टेंट हमारे पास है, यह अभिकारक है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में परिवर्तित होता है। इसको समझना जरूरी है, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है बेटा, और कोई भी रिएक्टेंट जो प्रारंभिक अवस्था में होता है वो आर नोट हम उसको कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था आर नोट। और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, क्योंकि अब प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है तो हम इसको मानेंगे 100%। यहाँ पर 100% है, प्रारंभिक अवस्था क्या होगी 100% होगी, पूरा 100% हो गया, अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ टाइम बराबर कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू 0 होगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि अभी 100% क्या है, अभिकारक है। समय 0 है, अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है ना, तो यहाँ प्रोडक्ट भी 0 होगा। अब कंडीशन नंबर 1, यहाँ देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और 50% देखो 50% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो 60 मिनट का है, यानी कि 50% क्या होगा, यहां जाएगा। देखो 50% कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो यहां कितना बच गया बेटा, यहां 50% बच गया। ठीक है ना, और इसमें जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, वो लगेगा 60 मिनट, है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी कंडीशन में, इस वाली की उसमें ये आर है। ठीक है, तो अब 60 मिनट में 50% यहां पहुंच गया, लेकिन वो कह रहा है टाइम कितना होगा जब ये 75% पूर्ण हो जाएगा। 60 मिनट में तो कितना आ गया 50%, 75% यहाँ प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ आर कितना बचेगा, यहाँ 25% बचेगा। ये कंडीशन है बेटा, ये वाली स्थिति का टाइम पूछा हुआ है, ये वाली स्थिति हमें दे रखी है ना, ये वाली स्थिति पहले से दी हुई है। तो इन दो स्थितियों से हम इस वाली स्थिति का टाइम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है प्रथम कोटि के लिए, यदि हम फॉर्मूला देखेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, log 10 बेस होगा, और यहाँ क्या आएगा, आर नोट बाई आर होगा, एक्टिव मास ऑफ आर। ठीक है ना, अब इन कंडीशंस के आधार पर वहां से हमें k मिल जाएगा, क्योंकि जब k मिल जाएगा तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा, और ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों कंडीशन से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 2.303 है ना, और यहां देखो टाइम कितना हुआ 60 मिनट, ये देखो 60 मिनट, इस वाले कंडीशन से इस वाले कंडीशन को लिया हमने, है ना। और यहाँ क्या लेंगे, log 10 बेस लेंगे, और आर नोट कितना, प्रारंभिक मात्रा कितना है, इसके लिए प्रारंभिक मात्रा 100% है, और बट कितना है बेटा 50 ही तो है आर, इस इतने के लिए। अभी हम इसको भूल जा रहे हैं, जो नीचे वाले अभी क्रिया है इसको भूल रखे हैं, ये अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि 50 का दूना 100 होता है, log 2 आ जाएगा, है log 2 का मान कितना होता है, यदि हम देखेंगे तो ये आएगा 2.303 अपॉन 60, और यहाँ log 2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यदि हम log 2 की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि log 2 हो रहा है, तो 50 दूनी 100 हुआ ना, तो 2 हुआ, तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी 3010। ये हमें याद रहना चाहिए, है ना। इतनी बात हो गई, ये आ गया के की वैल्यू, के बराबर हमारे पास इतना मान आ गया। हम इसको के की जगह रख सकते हैं सीधे डायरेक्ट, है ना, इसको कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं, क्यों बाद में यहाँ कैलकुलेशन होगा। अब हम ये निकाला हमने 50% के लिए के, है ना। अब 75% के लिए हमें चाहिए टाइम, टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, है ना। ये वाली कंडीशन हमने देखनी बेटा। यहां पर हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर लिखेंगे, यहां दूसरे कलर में कर देता हूं मैं इसको। मान लीजिए आपने
के बराबर निकाल दी, यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू तो आ गई। अब के इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303। अब टाइम इज इक्वल टू, पूछा टाइम हमें पता नहीं है। और यहाँ देखो इस वाले कंडीशन में देखो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 75% पूर्ण होगा तो यहाँ कितना बचेगा 25। ये क्या होगा, आर वही रहेगा जो हमारे पास log 10 बेस होगा। आर कितना रहेगा बेटा, जो R0 है वो प्रारंभिक मात्रा, वो कितनी होगी 100% होगी। और यहाँ कितना बचा आर बचेगा 25%। ये ऐसा इतना बचना चाहिए, है ना, ये इतना तो बचेगा। ये देखो इतना, तभी टाइम कितना होगा, तभी टाइम पूछा जाए कितना टाइम होगा। तो देखो 2500 को 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ log 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो log होगा हमारे पास 10 बेस होगा 2 की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे, k की वैल्यू तो हमें यहाँ निकल गई बेटा, ये कितनी है 2.303, ये k का मान लिख रहा हूं मैं, है ना। और बटे में कितना आ जाएगा, देखो बटे में 60 इंटू, मैंने काटा नहीं था ना, इसको ऐसे लिख लिया था 3010, बराबर क्या आएगा 2.303, और बटे में क्या आएगा t, ये हम निकालेंगे, ये निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा इंटू 2 log 2, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2, और log 2 का वैल्यू 30 होता है ना, और इंटू 2 हो जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को यदि लिखेंगे तो 2.303 अपॉन 60 इंटू 30 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ 2, यहाँ क्या आएगा इंटू 2 इंटू 30 देखो 30 ऐसा है। बस जब ये वैल्यू आ जाए, वैसे एक तरीका ये है, देखो ऊपर की संख्या बराबर से ऊपर इधर, बराबर से इधर, ये कट जाती है। लेकिन यदि काटो नहीं तो तब भी देखो कैसे कर सकते हैं, इस टी को हम इधर ले जाएंगे बेटा, और बाकी जो ऊपर संख्या है उनको नीचे ले लेंगे, है ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो टी इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर पहले इसकी संख्या ऊपर वाली देखो, यहाँ जो लिखी हुई संख्या है ये है 2.303, उसके बाद लिखा हुआ 2, उसके बाद लिखा है 0.310, यहाँ ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, यहाँ देखो जो ऊपर की संख्या होती है वो नीचे आ जाती है। यहाँ कितना आएगा 2.303 इंटू 30 अब जो ये नीचे की संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, देखो यहाँ ऊपर चले गई, यानी कि इंटू 60। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, अब कितना बचा 2 गुणा के 60 बराबर कितना हुआ 120, और किस में दे रखा है इसने, मिनट में दे रखा, तो मिनट में आ जाएगी 120 मिनट लगेंगे बेटा। कब, जब ये 75% होगा तो उस समय टाइम इज इक्वल टू 120 मिनट्स हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कि किस प्रकार से आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ रखे, है ना। और क्वेश्चनों को हम बाद में करेंगे, पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं सिलेबस को। इसको करना क्या है आपको, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने स्वयं करने, है ना। ओ सॉरी, मैंने अभी किया थी इसमें। उसके बाद था बेटा इसमें छदम एक अणु का अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद है बेटा इसमें सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में होता क्या है, देखो यदि हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखेंगे तो इसमें होता क्या है, यहां क्या होगा, इसका नाम है छदम एक आणुक अभिक्रिया। तो ये शब्द लिखा हुआ बेटा सूडो, सूडो का मतलब होता है आभासी, आभास हो रहा है, और छदम का मतलब होता है छल करने वाला, है ना। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें क्या है, कुछ अभिक्रियाएं देखो, एक क्या है होती क्या है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकर्मक तो 2 होते हैं, अभिकर्मक कितने हैं 2, है ना, परंतु अभिक्रिया की कोटि केवल 1 होती है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या है 1,
एक अभिकर्मक सांद्रता से प्रभावित होता है। केवल एक ही अभिकर्मक इसमें से सांद्रता से प्रभावित होता है। वैसे जो अभिक्रिया की कोटि होती है बेटा, उसमें हमें देखते हैं कि कितने अभिकारकों का साधारण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। अब जैसे देखो, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक अभिक्रिया हमारे पास है CH3 COO and C2H5, है ना, और इस पर हमने H2O की रिएक्शन करवाई बेटा, जल की अभिक्रिया। तो हमारे पास बन गया CH3 COOH और प्लस C2H5 और OH। इसका नाम क्या है बेटा, कोई बता सकते हो? ये जो पूरी अभिक्रिया है इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। एस्टरिफिकेशन को बोलते हैं एस्टरीकरण। इसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। यानी कि एस्टरिफिकेशन में क्या हुआ, एस्टर बनते हैं। देखो एस्टर, सॉरी एस्टरिफिकेशन नहीं बेटे, ये तो एस्टर का जल अपघटन है ना। सॉरी, एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया था, सॉरी। ठीक है ना, ये एस्टर का जल अपघटन है। तो यहाँ ये एस्टर दिया हुआ है, इसका नाम है बेटा एथिल एसीटेट। मैंने एक दिन पहले बताया था, इसका नाम हम इस रूप में एथिल एसीटेट कहते हैं। और H2O के साथ रिएक्शन करवा करके एक तो बना एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड है, और ये बना एथेनॉल। दो चीजें हमें बन करके प्राप्त हो, है ना। एक तो क्या बना, एक बना हमारे पास एस्टिक एसिड और दूसरा बना एथेनॉल। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण देखने के लिए है कि जब मान लीजिए हम वेग निकालते हैं, अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से होना चाहिए? अभिक्रिया का जो वेग होता है बेटा, वो हमेशा क्या माना जाता है, वो अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, है ना, की सक्रिय मात्रा। तो देखो यहां पर दो चीजें होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था, CH3 COO एंड C2H5। एक तो ये होना चाहिए था और एक होना चाहिए था H2, ऐसा। तो तब हम कह सकते थे कि ये अभिक्रिया क्या होगी, इन दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन यहां ये क्या कहता है कि इस अभिक्रिया में क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम इसकी सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, जल की चाहे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का जो वेग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए इसका अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा, H2O का, कितना भी डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसकी सांद्रता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या होगा, जो अभिक्रिया का वेग है वो टोटली डिपेंड करेगा एस्टर पर। तो देखो यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, CH3 COO C2H5 एथिल एस्टेट के, सक्रिय मात्रा एस्टिल एस्टेट। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हम पानी कितना बढ़ा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। ये देखो अब ये क्या कर रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग का प्रभाव नहीं करता है ना, यानी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। यानी कि इसका कारण क्या है कि अधिक अभिक्रिया में जल आधिक्य में होता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है, इसके कारण ये है, ठीक है ना। जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, और यदि इसकी सांद्रता में देखेंगे तो नगण्य का मतलब जिसको हम गणना करने की जरूरत भी नहीं। और कहता है कि इस परिवर्तन में अभिक्रिया का वेग प्रभावित ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी सांद्रता में यदि हमने परिवर्तन कर भी दिया तो उससे अभिक्रिया का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः H2O क्या है, H2O को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। अब एक ये अभिक्रिया थी बेटा, देखो ये अभिक्रिया, यदि हम इस अभिक्रिया को देखेंगे तो CH3 COO एंड C2H5, ये एस्टर का जल अपघटन है बेटा। H2O के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास बना CH3 COOH और प्लस C2H5OH। इसका नाम क्या है बेटा, एथेनॉल
इसका नाम एथेनोइक अम्ल, और ये है एथिल एसिटेट, है ना, या एथिल एथेनोएट भी कहते हैं इसको, आईपीसी नेम इसका एथिल एथेनोएट है। ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि देखोगे तो इसके कोई सांद्रता में कोई परिवर्तन होता नहीं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि हम वेग निकालेंगे तो वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, किसके होगा, CH3COO C2H5 की। इससे दो चीजें हुई पता। देखो बेटा, यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी, जितने अणु इसके अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, है ना, जिनकी सांद्रता परिवर्तित हो रही, तो सांद्रता केवल परिवर्तित होती है तो किसकी होती है, एथिल एस्टेट की। इसकी अभिक्रिया की कोटि एक होगी, लेकिन आणविकता कितनी होगी, क्योंकि जल के अणु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, आणविकता कितनी होगी बेटा, कोई बता सकता है, कितने अणु भाग ले रहे हैं इसमें, एक अणु तो ले रहा है एथिल एस्टेट का और एक अणु ले रहा है जल का, लेकिन आणविकता दोनों काउंट होगा, तो आणविकता 2 हो जाएगी। इसलिए क्या लग तो ऐसा रहा है कि ये क्या होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, लग तो ऐसा रहा था, लेकिन है क्या, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये आभास दिला रही, देखो बेटा, इस अभिक्रिया में को छदम, छदम का मतलब जो है क्या दिखा रहा है, छदम कर रहा है कि लग तो हमें 2 रहा है, लेकिन है क्या एक, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको, छदम एक आणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इसमें और भी एग्जांपल हैं, जैसे ये हम शर्करा को H2O के साथ करते हैं, यहाँ भी क्या है, H2O से कोई प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, आभास हो रहा है, स्यूडो, ये स्यूडो शब्द है ना, स्यूडो का मतलब होता है आभासी एक अणु का विक्रिया, है ना। तो इसको छदम शब्द भी इसके लिए यूज होता है, ये क्या करता है, छदम दिखाता है बीच बीच में। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक अणु का विक्रिया हो गया हमारे पास, छदम एक अणु का विक्रिया पूछी जाती है, पिछले शायद मुझे लगता है शायद पूछी गई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास संघट्ट सिद्धांत। ये संघट्ट सिद्धांत लगभग आप पेपर में देखोगे तो सारे पेपरों में आया हुआ, और है कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। देखो बेटा, इसके कुछ नियम हैं, उनको याद रखना होता है, ठीक है ना। देखो ये कहता है कि देखो यदि ये अभिक्रिया पर है कि कौन सी अभिक्रिया तीव्र होगी कौन सी कम होगी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, संघट्ट सिद्धांत, है ना। तो ये कहता है कि टक्करों पर डिपेंड करता है। ये कहता है कि यदि अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होना है, मान लीजिए हमारे पास ये अभिकारक है और इसको प्रोडक्ट में बदलना है, देखो ये प्रोडक्ट में बदलना है, तो उनके अणुओं की आपस में टक्कर आवश्यक है। ये अभिकारक जो पदार्थ है ना, इनकी टक्कर होना जरूरी है, ये आपस में टकराने जरूरी है, ये इससे टकराए, ये इससे टकराए, ये इससे टकराए, तभी ये प्रोडक्ट में बदलेंगे, ये नियम है ना। यानी कि जो उनके अणु हैं वो आपस में टकराने आवश्यक है। अब उस टकराने की कंडीशंस को उन्होंने थोड़ा और डिटेल में समझा है, बाकी यही सिद्धांत है बेटा कि जो अणु, यदि माना कोई अभिकारक है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उनके अणुओं में टक्कर होनी चाहिए, है ना। और टक्कर का मतलब संघट्ट बोलते हैं इसको, है ना, इसी को बोलते हैं बेटा संघट्ट सिद्धांत, है ना। और ये कहता है देखो, इसी आधार पर मैक्स ट्राउट्स और विलियम लुईस ने संघट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, मैक्स ट्राउट और विलियम लुईस, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, है ना। इस सिद्धांत का महत्व भी बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रत्येक साल भी पूछा जाता है और इसके बारे में हम जानना भी चाहिए, क्योंकि अभिक्रियाएं अधिकांश इसी सिद्धांत के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत के कुछ पोस्टुलेट है, ठीक है ना। और पोस्टुलेट क्या है, सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखो ये कहता है कि अभिकारक, देखो इनको याद रखना, अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोले के रूप में माना गया। पहले उसने कहा कि जो अभिकारक के अणु है वो ऐसे माने गए, ठोस गोले के रूप में, पहली लाइन ये हो गई। क्या बोला उसने, ये ठोस गोले के समान होंगे। कितना सरल पोस्टुलेट है ना, कि मान लीजिए अभिकारक के जो अणु होंगे वो ठोस गोलों के रूप में ऐसे हो,
है ना, ऐसे है अभिकार। और दूसरा पोस्टुलेट क्या करे, इन गोलों के परस्पर संघट के कारण, टकराने के कारण अभिक्रिया होती है। यदि आपस में टकरा गए तो तब अभिक्रिया होगी। ऐसे टकरा रहे, है ना, इनके टकराने से क्या हो रही, रासायनिक अभिक्रिया हो रही, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, संघट आवृत्ति, यानी कि जितनी बार ये टकराएंगे, है ना, संघट आवृत्ति कोलिजन फ्रीक्वेंसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट को की आवृत्ति कहा जाता है। देखो जो संघट की आवृत्ति होगी, इनके टकराने की जो आवृत्ति होगी बेटा, है ना, अभिक्रिया के प्रति इकाई आयतन में एक इकाई आयतन लेंगे और प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी टक्कर हुई। मान लीजिए एक कण है और हमने एक इकाई आयतन लिया और इस कण ने एक इकाई आयतन में कितनी बार टकराया, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, तो एक सेकंड में कितनी बार टकराया, एक सेकंड में जितनी बार टकरा रहा होगा उसको हम बोलते हैं संघट आवृत्ति। जो हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है वो प्रति इकाई आयतन में एक जो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक सेकंड में कितने टक्कर कर रहे हैं। माना हमने एक इकाई आयतन लिया और एक इकाई आयतन में 50 मान लीजिए क्या है हमारे पास ये गोले हैं और इन 50 गोलों ने 50 बार टकरा गए एक दूसरे से। कितने बार टकरा गए, 50 बार। जब 50 बार टकराएंगे तो जो टकराने एक सेकंड में 50 बार टकराए तो उसको बोलेंगे बेटा संघट की आवृत्ति। यह संघट की आवृत्ति है ना, तो संघट की आवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद है अभिक्रिया वेग। संघट आवृत्ति के साथ साथ अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है ना, जो अभिक्रिया वेग है संघट आवृत्ति है के साथ साथ क्या होता है, अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। सक्रियता ऊर्जा पर भी निर्भर करेगा, कितनी सक्रियता ऊर्जा है उनके पास। तो ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। अब देखो ये कह रहा है आता है ए बी और उत्पाद। ये जैसे मान लीजिए ए है और प्लस बी है और एक इसमें कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में हुआ। ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं बेटा, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो इसके लिए बेग निकालेंगे तो बेग क्या होगा, बेग बराबर सीधे फॉर्मूला जेड ए बी और इसकी पावर क्या होगा ई और माइनस ई अपॉन आर टी। ये याद रखना आपको थोड़ा सी बात, ये इसका बेग आ जाएगा, है ना, जहां पर क्या होगा जेड ए बी क्या है अभिकारक, ए और बी का संघट आवृत्ति और ई जो है ई के ऊपर क्या है ई ए नोट आर टी है ना, सॉरी ई ए अपॉन आर टी माइनस में बेटा, है ना, ये अपॉन आर टी। ये क्या है उन अणुओं की संख्या का अंश फ्रैक्शन है जिनकी ऊर्जा ई ए या उससे अधिक है। ठीक है ना, या तो ई ए है या उससे अधिक है, तो उसके लिए क्या है अणुओं की संख्या, यहाँ पर ये अणुओं की संख्या आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा। और ये देखो ये कहता है कि ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम आर्यनेस समीकरण से करने पर हम कह सकते हैं कि ए संघट आवृत्ति से संबंधित है। ए क्या है, संघट आवृत्ति से संबंधित है और सामान्य अणु और परमाणु से होने वाली अभिक्रिया का वेग उपयोग समीकरण द्वारा सब व्यक्त किया जा सकता है ना। इस समीकरण द्वारा हम क्या करेंगे उसको व्यक्त कर सकते हैं संघट को। बस इतना ही था बेटे सिद्धांत, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ी लाइन है, कुछ और भी जोड़ सकते हैं आप लोग। जैसे माना परमाणु जटिल अणुओं की क्रियाओं में विचलन पाया जाता है ना। जटिल अणु की सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, सारी टक्करें जो प्रभावी नहीं होंगी, सभी टक्करों से क्या नहीं होगा उत्पाद नहीं बनते हैं। प्रभावी टक्करों के लिए क्या होगा, के लिए आवश्यक है कि संघट करने वाले अणुओं का विन्यास उचित हो। ठीक है ना, ये लाइनें याद रखनी है आपको। इस सिद्धांत को ये मान के चलिए थोड़ा समझ करके याद करना है। इस सिद्धांत आता बेटा प्रत्येक साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है ना, उदाहरण के लिए देखो जैसे मान हमने कार्बन प्लस NO2 लिखा और इसने क्या बना दिया CO2 प्लस NO बना दिया, है ना। तो ये कहता है कि उपरोक्त अभिक्रिया में अणुओं के मध्य दो प्रकार के संघट दिखाया गया है ना। कोई प्रभाव नहीं
कोई क्रिया प्रभा नहीं और प्रभावी टक्कर नहीं, है ना। यहाँ पर देखो सी ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये बना दिया, है ना। प्रथम संघट में कोई उत्पाद नहीं बनता है क्योंकि संघट के समय विन्यास उचित नहीं है। जब पहले टक्कर होगी तो उस समय कोई अणु नहीं बनेगा, फिर बाद में जब दूसरी टक्कर होगी तो उस समय क्या होंगे, अणु आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये है बेटा इसमें। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे मेथेनॉल हो गया और ब्रोमोमेथिन, इनका विचरण देखें, है ना। एक तो मेथेनॉल हो गया और ब्रोमोमेथिन, यदि मान लीजिए ऐसे CH3OH और प्लस CH3Br लिया, है ना। इनमें क्या होगा, इनमें टक्कर होंगी। टक्कर में हो सकता है पहले वाले में जो टक्कर होगी उसमें CH3 प्लस बना दे, OH नेगेटिव बना दे, और यहाँ जो CH3 ये प्लस बना दे और Br नेगेटिव बना दे, है ना। तो यहां से ये क्या हुआ, मान लीजिए ये इससे टकरा करे, फिर दोबारा टकराए इससे, ये ब्रोमीन अलग निकल आए, फिर इससे जुड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होंगे, जितनी टक्कर होंगे उस हिसाब से उनका ये निकल जाएगा, ठीक है ना, अणु प्रभावी हो जाएंगे। तो इस सिद्धांत को थोड़ा पढ़ लीजिएगा बेटा, है ना। ये सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, केवल थ्योरेटिकल है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है उसमें। तो उसके कुछ पॉस्टुलेट है, उनको याद रखना है। उसके बाद है बेटा संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा भी लगभग इसी की तरह है ना। या देखो संक्रियण ऊर्जा क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक, इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक ऐसे ग्राफ के रूप में समझ लेते हैं, है ना। ये क्या कहता है कि वह जो संक्रियण ऊर्जा होती है वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है। कैसी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा अपने बाहर से दी गई ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद बदलने के लिए आवश्यक है। मान लीजिए यहां पर कोई, इसको छलांग के रूप में मान सकते बेटा, है ना। मान लीजिए हमने यहाँ कोई पैरेलल खड़ा कर रखा, यहां पर कोई अणु है और इसकी ऊर्जा ये केवल यहां तक छलांग मार पा रहा है, देखो यहां तक। तो जब ये इससे ऊपर छलांग मारेगा तो तब यहां जाएगा, ये प्रोडक्ट मान लो, प्रोडक्ट है, इधर की तरफ रिएक्टेंट, ये यहां तक उछल तो रहा था लेकिन ये उधर नहीं पहुंच रहा क्योंकि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है ना, ये इधर ही रहेगा। लेकिन इसने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा ऊर्जा दी और बाहर से ऊर्जा दी, और इसकी ऊर्जा यहाँ से थोड़ा बढ़ गई और यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि जो ये ऊर्जा हमने दी, इतना इतना इसके पास पहले से थी, हमने थोड़ा सा और दिया, तो जो वह न्यूनतम ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा जो क्या करेगा, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है। अभिकारक को किस में बदलना है, उत्पाद में, ठीक है ना। वो न्यूनतम ऊर्जा है, उसी को हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, इस ऊर्जा का महत्व क्या है कि किसी अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखो कौन कौन सी है ना, अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त होती है। जो अभिक्रिया का वेग है उसकी तुलनात्मक जानकारी होती है ना। जैसे यदि माना, क्या कहता है, यदि किसी अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम है, मान लीजिए किसी अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा क्या है बेटा, कम है, तो उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, है ना। और यदि संक्रियण ऊर्जा अधिक होती है तो वेग कम हो जाएगा, है ना। यहां पर जो अभिक्रिया का वेग है, मान लीजिए हमारे पास जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन संक्रियण ऊर्जा। इस संक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रम है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस प्रकार से, है ना। और कहता है साथ साथ में क्या कहता है कि अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी होने का पता भी संक्रियण ऊर्जा से लगाया जा सकता है। कि ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, इसका किससे पता लग सकता है, इसी से निकल सकता है, किससे, जो संक्रियण ऊर्जा से। अब देखो जैसे मान लीजिए कुछ और पॉइंट्स कह रहा है, ये कहता है कि देखो संक्रियण और जटिल, है ना, संक्रियण जटिल या संक्रमण अवस्था, ठीक है ना। एक रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के पुराने बंध टूटते हैं
और नए बंध बनते हैं। जो अभिक्रिया में क्या होगा, पुराने बंध तो टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, है ना। बंध के टूटने में ऊर्जा अवशोषित होती है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए इसको तोड़ना है, ये बॉन्ड को तोड़ना है, तो ये देखो बंध के टूटने में ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। इसको तोड़ने के लिए हमें देना ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। बंध को टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। जबकि नए बंध बनने के लिए क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। मान लीजिए दोनों आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने पर क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी बाहर, है ना, ऊर्जा बाहर निकलेगी। इनके टूटने से जो है ऊर्जा चाहिए इसको तोड़ने के लिए। मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अलग करना है, तो इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए। और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ता है, जब जुड़ेगा तो इससे ऊर्जा निकलेगी, इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, इससे ऊर्जा निकलेगी। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, है ना। देखो, जबकि नए बंध बनने के लिए ऊर्जा क्या होती है, उसमें से उत्सर्जन निकलती है ना, उत्सर्जन होती है। तो पहले वाले में क्या हुआ, ये ऊष्माशोषी है, बंध को तोड़ने के लिए ऊष्माशोषी है, और बंध का जुड़ने के लिए ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकल रही है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि पहले बताया जो कहा है कि देखो, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त संक्रियण ऊर्जा होना आवश्यक है। इसके पास पर्याप्त संक्रियण ऊर्जा, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए पर्याप्त संक्रियण ऊर्जा होनी जरूरी है ना, इस प्रकार से। और मुझे लगता है ये संक्रियण ऊर्जा ये भी कंप्लीट है ना। तो ये संक्रियण ऊर्जा का छोटा सा पार्ट है। ये छोटे छोटे टॉपिक थे बेटा, ये अलग अलग दे रखे उन्होंने। और लास्ट है इसमें आर्यनियस समीकरण। आर्यनियस समीकरण हमने थोड़ी हल्की सी चर्चा पहले भी कर ली थी। देखो, आर्यनियस ने क्या सिद्धांत दिया, ये छोटे छोटे सिद्धांत है इसमें, है ना। सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, आर्यनियस ने पहला पॉइंट ये दिया, है ना। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सभी अभिकारक क्या अणु क्या करते हैं, भाग नहीं लेता अभिक्रिया। तो जो अणु भाग लेते हैं उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं, जो भाग लेंगे उनको हम सक्रिय अणु कहेंगे, और जो भाग नहीं लेंगे उनको निष्क्रिय अणु कहेंगे। बहुत सिंपल है आर्यनियस का सिद्धांत। दूसरा देखो बेटा, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा सक्रिय अणुओं की ऊर्जा, है ना। तो ये कहता है कि जो सक्रिय अणुओं के पास औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, उनके पास जो औसत ऊर्जा है उससे थोड़ा अधिक ऊर्जा होती है ना, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। जो मान लीजिए कोई अभिकारक अणु है, उनको ऊर्जा चाहिए, कुछ मात्रा में ऊर्जा चाहिए, अतिरिक्त ऊर्जा, तो जो उनके पास होती भी है, उससे जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उससे हम क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं परिभाषा में, है ना। तो यहाँ पर ये परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो बेटा संक्रियण ऊर्जा की, कि वहां न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, संक्रियण ऊर्जा कहेंगे। यह संक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना, उसको हम संक्रियण ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अब ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं, सक्रिय अणुओं के पास जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वह अभिकारक अणुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। जैसे एक अभिकारक अणु दूसरे अभिकारक अणु से टकराया तो उससे उत्पन्न होती है वो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है ना। और तभी जाकर देखो, और अभिकारक के सामान्य, निष्क्रिय और सक्रिय अणुओं के बीच साम्य अवस्था होती है। सक्रिय और निष्क्रिय अणुओं के बीच क्या होगी, सामान्य अवस्था होती है। ये कुछ पॉइंट है इसके। और ये कहता है सक्रियत, देखो बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना। जब सक्रिय अणु टकराते हैं तो क्या होता है, तो एक प्रकार के सक्रियत संकट यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और यह अस्थायी होता है, जल्दी टूट करके उत्पाद बना लेता है ना। इसके पास बहुत ऊर्जा है तो ये जल्दी टूट कर क्या बना लेगा, उत्पाद बना लेगा। इसलिए अभिक्रिया की गति सक्रिय अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है।
ये ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अभिक्रिया की गति है वो सक्रिय अणुओं की संख्या पर निर्भर कर, जितने ज्यादा सक्रिय अणु होंगे उस प्रकार से अभिक्रिया की गति होगी। ठीक है। उसके बाद है तापमान का प्रभाव। देखो तापमान बढ़ने पर क्या होगा बेटा, तापमान बढ़ने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। यदि तापमान बढ़ गया तो सक्रिय अणु क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जिससे क्या होगा, अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाएगी। इससे अभिक्रिया की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए ई की पावर ई ए माइनस आर टी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, आरएनएस कॉन्सेप्ट में, वहाँ थोड़ा सा अलग था, यहाँ थोड़ी सी अलग है, और इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। इस